ले जाते हैं। दरबार में राजा चंद्रसेन पूछते हैं, हे वीर पुरुष, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। यह सुन राजा चंद्रसेन और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। राजा को कोई संतान नहीं थी जो राज्य संभाल सके। उन्होंने मन में विचार किया, क्यों न इस वीर, विनम्र और बुद्धिमान युवक विक्रम से अपनी पुत्री सुंदरी का विवाह करा दूं। राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी सुंदरी को बुलाकर पूछा, पुत्री, क्या तुम विक्रम से विवाह करना चाहोगी? राजकुमारी सुंदरी ने जब पहली नजर में विक्रमादित्य को देखा था, तभी उन्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। उन्होंने शर्म से नजरें झुकाई और धीरे से कहा, हाँ पिता महाराज, मैं विक्रम जी से विवाह करने को तैयार हूँ। शुभ मुहूर्त निकलवाकर राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी सुंदरी और राजा विक्रमादित्य का धूमधाम से विवाह संपन्न कराया। अब इधर राजा विक्रमादित्य की धोखेबाज रानी मधुमालती उस तांत्रिक फकीर से पूछती है जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे। वह हंसते हुए कहती है, प्राण प्रिय, अपनी तांत्रिक शक्तियों से देखो ना, राजा विक्रमादित्य अब कहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि तुमने उन्हें भालू बनाकर जगह जगह घूमने को मजबूर कर दिया था। इधर यह सुन फकीर आंखें बंद करता है और जो देखता है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। रानी मधुमालती घबराकर पूछती है, क्या हुआ? तब फकीर कांपते स्वर में कहता है, प्रिय, मैंने राजा विक्रमादित्य को भालू बनाकर भटकने को विवश कर दिया था, मगर न जाने कैसे वह फिर से अपने असली रूप में आ गए। इतना ही नहीं, अब तो उसने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से शादी कर और एक विशाल राज्य का राजा बन चुका है। यह सुन रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यह बात दोनों को बुरी लगती है, वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब रानी और वह तांत्रिक फकीर मिलकर राजा विक्रमादित्य को मारने की योजना बनाते हैं ताकि फकीर उज्जैन का राजा बन सके और रानी उसकी पत्नी। दोनों योजना के अनुसार रूप बदलते हैं। फकीर अपनी तांत्रिक शक्तियों से रानी को एक आकर्षक गायिका बना देता है और खुद एक जवान और हैंडसम नर्तक बन जाता है। अपनी शक्तियों से और लोग पैदा कर लेता है। किसी के हाथ में मृदंग, किसी के सारंगी, किसी के हाथ में घुंघरू और किसी के पास सामान की गठरी। अब रानी, फकीर और उनकी पूरी मंडली उस राज्य की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ राजा विक्रमादित्य राजकुमारी के साथ सुख पूर्वक राज कर रहे थे। लेकिन उज्जैनी से किसी अन्य राज्य की ओर जाते समय रास्ते में लोहार का घर पड़ता था जिसकी पत्नी राजा विक्रमादित्य की धर्म बहन थी और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वह 14 कलाओं में निपुण थी। उसने जैसे ही फकीर और उसकी मंडली को देखा, उसे तुरंत समझते देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं, वह तांत्रिक फकीर और राजा विक्रमादित्य की विश्वासघाती रानी मधुमालती है। उसे यह भी अंदाजा हो गया कि ये दोनों राजा विक्रमादित्य को खत्म करने आए हैं। अब लोहार की पत्नी ने एक युवती को बुलाया और कहा, हमारे महाराज के प्राण संकट में है, यह फकीर महाराज को मार डालना चाहता है। उसने पूरी योजना विस्तार से बताई और कहा, यह बात किसी और को मत बताना, सिर्फ और सिर्फ उस राजकुमारी को बताना जिससे विक्रमादित्य का विवाह हुआ है। युवती बोली, मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि यह राज किसी और के कान तक न पहुँचे। अब वह युवती घोड़े पर सवार हो उस राज्य की ओर दौड़ी। फकीर और रानी सहित मंडली पहुंचने ही वाली थी कि उनसे पहले वह गुप्तचर युवती वहां जा पहुंची। वह सीधे राजकुमारी सुंदरी के पास गई। गुप्तचर युवती घबराई हुई थी। उसने कहा, राजकुमारी जी, महाराज विक्रमादित्य के प्राण